हेलो, वेलकम टू आवर चैनल संगुंदलम एकेडमी फॉर यू। जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स को ही हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था उसमें इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रखा है, उसके बाद मेथड ऑफ चार्जिंग भी पढ़ रखा है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्सेस डेट इज़ कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस और कूलम्ब्स फोर्सेस। उसको कवर करने के बाद उसके ऊपर एक असाइनमेंट थी हमारी DPP1 में भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुए थे और कुछ उनका बाकी रह गया है। तो अपकमिंग जो क्लासेज आएंगे उसमें हम लोग DPP1 को डिस्कस करेंगे। आज की क्लासेज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे पिछले क्लासेज में आए हुए थे, यहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रखा है, और जो कुछ बच्चे ऐसे थे जो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ पाए थे उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से शूट किया जा रहा है। ये दोनों बच्चे देख सकते हैं, जो देखे हुए उनका रिवीजन हो जाएगा और जो नहीं देखे हैं उनके लिए ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी के जैसे काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें नीड क्यों पड़ी, आखिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हम लोगों ने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं वो एक तरह का थियोरेटिकल फोर्स है और एक्सपेरिमेंटल भी फोर्स है। थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फोर्स है, जिसके बारे में पता लगाया था कौन, कूलम्ब्स। तो कूलम्ब्स ने जब अपना एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे पता चला कि जब कोई दो चार्जेस अगर एक दूसरे के आसपास में आते हैं या फिर इनफैक्ट कुछ ज़्यादा डिस्टेंस पे भी होते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स का नाम उसने दिया इलेक्ट्रिक फोर्स। जो फोर्स क्या होता है बेसिकली, अगर हम उसे लिखें FE से, वेयर F फॉर फोर्स एंड E फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स, E फॉर इलेक्ट्रिक, ये जो था उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के। सपोज कीजिए कि ये चार्ज नंबर Q1 है और कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे, लेट से डिस्टेंस अगर R है तो इस डिस्टेंस पे सेकेंड चार्ज है Q2। तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। और ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये सब चीज़ हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, जो हम कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे। और यहाँ से इसको कंबाइन करने के बाद हमें जो आंसर आया था डैट इज FE इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K स्टैंड्स फॉर कूलम्ब्स कांस्टेंट एंड डैट इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू 1/4πε0। ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये भी देखे थे कि जो यह कूलम्ब्स फोर्स है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगता है। अगर यह एक पॉइंट चार्ज है और यह भी एक पॉइंट चार्ज है तभी इनके बीच में कूलम्ब्स फोर्सेस लगेंगे। डैट इज जो कूलम्ब्स फोर्स था वो एप्लीकेबल था किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। तो कूलम्ब्स फोर्स जब हम पढ़ चुके थे तो वहाँ पे हमने ये चीज़ें मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखा उसका कि कैसे वो फोर्स लगता है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये फोर्स लगता कैसे है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो फोर्स है इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन निकाले कि फोर्स कुछ इस तरह से लगता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आया यहाँ पे, लेकिन कूलम्ब्स जो है इस बात को बताने में फेल हो गए कि आखिर ये फोर्स कैसे लगता है। डैट इज कुछ लिमिटेशंस है कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेज में। वो लिमिटेशंस ये हैं कि इट डज नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट हाउ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इंटरेक्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। कैसे दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स इंटरेक्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर ये चार्ज Q1 यहाँ पे है और Q2 यहाँ पे है, इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये दोनों सेपरेटेड हैं एक दूसरे से, फिर भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कितने तरह के होते हैं आपको तो पता ही है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर के होते हैं, डिपेंड करता है उनका चार्जेस क्या है। इन सभी के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, लेकिन ये बात हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि ये जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो फोर्स कैसे लग रहा है। ये इनका एक लिमिटेशंस है। अगर हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में तो हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशंस ये है, फर्स्ट लिमिटेशन ये हुआ कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये हुआ कि जो भी चार्ज होगा वो एक पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड होगा। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम की या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड बॉडी की, वहाँ पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और कैसे अप्लाई करना होगा, अगर कभी क्वेश्चन में प्रॉब्लम में ऐसा आता है तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर रखे हैं। लेकिन इसका एक लिमिटेशंस ये है कि ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड चीज़ ये है कि ये कूलम्ब्स लॉ हमें बिल्कुल भी नहीं बताता है कि ये जो फोर्सेस है या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और फोर्सेस ऑफ रिपल्सन ये कैसे लगता है। तो ये था लिमिटेशंस इनका।
उसी चीज़ों को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से हमें ये क्लियर होगा कि ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्सेज ऑफ रिपल्सन है वो लगता कैसे है। चलिए देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमें समझ में आ गई होगी कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसलिए पढ़ना है कि कूलम्ब्स जो आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए हैं उसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्सप्लेनेशन इन द सेंस ये नहीं है कि ये फोर्स कैसे लग रहा है, हाउ द फोर्स इंटरेक्ट बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल्स, हमें ये नहीं पता चल रहा है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आया कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम इसको करते हैं इरेज और फिर समझेंगे कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका हम लोग दो सेंस में यूज करते हैं। द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड इन टू सेंस। पहला सेंस क्या है, रीजन ऑफ स्पेस वेयर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये एक तरह का रीजन है, रीजन मतलब क्षेत्र बोल सकते हैं, एरिया बोल सकते हैं, जहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये तो समझ में उतना आ नहीं रहा है। अगर इस पॉइंट को सिंपली पढ़ा जाए तो डिकोड जब तक इसको ना करे बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। एंड सेकेंड चीज़ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्जेस। अब ये क्या बोल रहा है कि फिजिकल क्वांटिटी जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है किसके लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए किसी भी चार्ज पे। देखते हैं अब ये दोनों पॉइंट्स क्या है बेसिकली। ये तो एक बुकिश लैंग्वेज लिखा हुआ है, इनको समझेंगे अब अपने लैंग्वेज के थ्रू और देखते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा डिस्कशन थोड़ा आज लेंदी होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में, बट इस बात को ध्यान रखिए, इस लेक्चर के बाद आप इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए, कैसा भी एराइज हो, आप उसका आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे इसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली होता क्या है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। वो एग्जाम्पल ये है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक स्पाइडर है। ये क्या है, एक मकड़ी, स्पाइडर, एक स्पाइडर है। तो स्पाइडर बेसिकली क्या करती है, अपने आसपास के जो रीजन है, जैसे कि उसका बोलेंगे विसिनिटी, विसिनिटी मीन्स होता है आसपास का रीजन, अपने विसिनिटी में क्या बुनती है, जाल बुनती है। उनका जाल कुछ इस तरह का होगा, आप लोगों ने देखा होगा हमेशा घर में इधर उधर बहुत दिनों से अगर साफ़ सफाई ना करे तो दीपावली के टाइम पे आप देख सकते हो कि जो स्पाइडर है उस स्पाइडर के आसपास में एक जाल टाइप का, नेट टाइप का बिछा होता है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कि नेट ऑफ स्पाइडर, जाल है। ये जाल बेसिकली बुनता कौन है, ये स्पाइडर जो है, ये जो मकड़ी है वो बुनती है जाल को। अब इस जो जाल है, जो ये नेट है, उसको हम बोलेंगे इसका फील्ड। क्या बोलेंगे, इसका फील्ड बोल लीजिए, या फिर आप इसको एरिया बोल लीजिए, या फिर रीजन बोल लीजिए, रीजन या फिर फील्ड बोल लीजिए, किसका, ऑफ ए स्पाइडर। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें यह होने वाला है कि जब कभी भी कोई अपकमिंग चीज इसमें आएगा, जैसे कोई कीट पतंग आ जाए, कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, तो क्या होगा, इसके फील्ड में जब कोई दूसरा अपकमिंग कीट पतंग, कोई काइट्स वगैरह आते हैं तो वो इसके जाल में क्या आते हैं, फंस जाते हैं। जैसा कि जाल आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इस तरह का जाल होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक छोटा सा कीट आकर के इसके अंदर फंस गया, तो कब इसके बाद क्या होगा, जब कभी भी कोई दूसरा कीड़े मकोड़े इसके फील्ड में आएंगे, इसके जाल के अंदर आएंगे, तो वो अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करते हैं। क्या महसूस करेंगे, फोर्स महसूस करेंगे। और वो फोर्स किसके द्वारा लगता है, वो फोर्स इस मकड़ी के द्वारा बुने गए जाल के द्वारा लगता है ना जी, बिल्कुल। तो वही चीज़ समझेंगे। अब इस मकड़ी को रिप्लेस कीजिए चार्ज से। किससे रिप्लेस करना है, चार्ज से। तो समझ लीजिए ऐसा कि यहाँ पर कोई चार्ज है, लेट से कि हमने चार्ज के बारे में क्यू रख दिया, Q4 कोई चार्जेस है जिसकी वैल्यू कितनी है, Q है। जैसा मकड़ी अपने आसपास में एक फील्ड तैयार करती है, एक रीजन तैयार कर रखता है जिसको हम लोग उसका जाल बोलते हैं, उसी तरह से हर एक चार्ज क्या करता है, अपने आसपास में, अपने विसिनिटी में अपना फील्ड तैयार करके रखता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। या फिर अगर ये चार्ज इसको फील्ड को क्रिएट कर रहा है तो इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। अब देखिए होगा क्या, अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा अपकमिंग चार्ज बॉडी आता है
ध्यान रहनी चाहिए बात। कोई दूसरा अपकमिंग चार्ज बॉडी आता है जिसको हम स्मॉल क्यू से दिखा रहे हैं, अगर वो आएगा तो ये स्मॉल क्यू इस कैपिटल क्यू की वजह से अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास में फील्ड तैयार कर रखे हुआ है। और ये फोर्स कैसा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये चार्ज का नेचर कैसा है। जैसे अगर ये चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव नेचर का है तो ये अपने ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर यह निगेटिवली चार्ज बॉडी है और यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो ये अपने ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस करेगा। ये चीज़ें तो वो डिपेंड करता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, टोटली किसके ऊपर, इसके चार्ज के नेचर के ऊपर, कि चार्ज का नेचर कैसा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है इन द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज बॉडी वेयर एन अपकमिंग चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब इसको हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, इट इज अ रीजन सराउंडिंग एनी चार्ज बॉडी created by source charge where an upcoming charge will experience a force। और किसी भी चार्ज बॉडी पे फोर्स लगने के लिए जिम्मेवार कौन हुआ, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज अगर यह इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई भी दूसरा चार्ज बॉडी इसके फील्ड में आएगा तो उसको फोर्स ही महसूस नहीं होगा, इस रीजन में आएगा तो फोर्स ही नहीं महसूस होगा। इसीलिए हम आपको मकड़ी के एग्जाम्पल समझाएं हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है और ये समझना बहुत ही आसान है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जितने भी चार्ज बॉडी हैं वो अपने आसपास में क्या क्रिएट करेंगे, एक फील्ड क्रिएट करेंगे, जो फील्ड किसी दूसरे अपकमिंग चार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा उस चार्ज बॉडी का नेचर कैसा है। हाँ जी, फिर ठीक है। अब बात ये हो रही है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे बारे में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे मेजर करेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसकी वैल्यूज़ क्या होगी, नहीं होगी। इसके लिए बहुत ही सिंपल टर्म में हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसे उसको हम मेजर करेंगे। ऐसा आप समझ लो कि ये जो सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज अपने आसपास में जो फील्ड तैयार किया है उसके बदले में एक पोस्टर चिपका के रखे हुआ है। अब ये पोस्टर हम क्या बोल रहे हैं, सो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पोस्टर इन द सेंस, सपोज कीजिए कि ये चार्ज है और ये चार्ज बोल रहा है कि देखिए आप यहाँ पे आओगे तो आपके ऊपर इतना फील्ड महसूस होने वाला है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपके ऊपर इतना फील्ड महसूस होने वाला है। कुछ वैल्यूज़ वगैरह है, उस वैल्यूज़ को यहाँ पे पोस्टर के रूप में हम यहाँ पर दिखा रहे, चिपका के रखे हुआ है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको 10 न्यूटन पर कूलम का फोर्स महसूस इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो 8 न्यूटन पर कूलम का फील्ड महसूस होगा। और यहाँ पे आते हो तो आपको 7 न्यूटन पर कूलम का फील्ड महसूस होगा। अब ये न्यूटन पर कूलम क्या है, कैसे, सब समझाएंगे आपको। बस ये समझिए कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है वो इन जगह पे वो चिपका के रखे हुआ है। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि हर जगह उसका एक कुछ फील्ड होगा, जिस फील्ड की कुछ वैल्यूज़ होगी और उस जगह पे कोई अपकमिंग चार्ज बॉडी आएगा तो उस चार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगता है वह फोर्स जो होता है बेसिकली क्या होता है, जो भी चार्ज आ रहा है वह चार्ज, जैसे मान लीजिए Q आ रहा है तो Q, और यहाँ पर जो फील्ड है उस फील्ड की वैल्यू रख लीजिए तो Q इंटू ई होता है। F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई होता है। अब ये चीज़ें कैसे आई, कैसे कैलकुलेट किया गया, अब इसको समझेंगे कि ये जो फार्मूला है F इज इक्वल्स टू क्यू ई, यहाँ पर E क्या है, F क्या है, Q क्या है, थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि E4 कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है, F कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फोर्स है और Q उस चार्ज का मैग्नीट्यूड है। लेकिन इसको और अच्छे से समझते हैं। समझने के लिए आपको ये करना होगा, एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी में भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये दिखाता है आपको, रिप्रेजेंट्स करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखाएगा आपको? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यूज है वो आपको बताएगा। और ये निकालते कैसे हैं?
इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, जिस किसी भी पॉइंट्स पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, अगर इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक टेस्ट चार्ज लेकर के आना है। क्या करना है, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे प्लेस करना है, और टेस्ट चार्ज को हम लोग जनरली क्यू नॉट से दिखा दें, क्यू और इसके नीचे नॉट साइन, जीरो साइन लगा देंगे, इसको हम बोलेंगे क्यू नॉट, इसके नीचे नॉट साइन। तो आपको अगर निकालना हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो सबसे पहले क्या करो, इस वाले पोजीशन पे एक टेस्ट चार्ज को पुट कीजिए। जब हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को पुट करते हैं, और ध्यान रहे जो टेस्ट चार्ज होगा वह पॉजिटिव इन नेचर होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्यों, ये कन्वेंशन है, ऐसा लिया जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को पुट किया। जब आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे पुट करोगे तो इस वाले चार्ज के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज और इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, तो सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और चूंकि यह पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो ये इस पर रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा, अगर यह पॉजिटिव है तो। लेकिन अभी हमने इसको पॉजिटिव लेके चला है तो चलो रिपल्सिव फोर्स महसूस होगा इधर की तरफ, और उस फोर्स का नाम हम दे देते हैं एफ वेक्टर। ओके जी। तो अब यहाँ से अगर हमको डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ई वेक्टर इज इक्वल्स टू force experienced by this test charge, that is equals to F vector upon magnitude of charge, that is Q naught। मैग्नीट्यूड तो रख देंगे, उसके बाद जो नेचर होगा उस नेचर को रखेंगे, लेकिन जनरली जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव नेचर का होगा, इसलिए हम प्लस रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो F vector इज इक्वल्स टू Q naught E vector। ये एक बेसिकली एक फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। जब कभी भी जहाँ कहीं भी आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप क्या करोगे, वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज पुट करना। टेस्ट चार्ज पुट करने के बाद आप देखना कि फोर्स किधर की तरफ लग रहा है। जो फोर्स की वैल्यूज़ आएंगी उस वैल्यूज़ को आप टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ध्यान रहे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यह रिप्रेजेंट्स करता है आपको स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, या फिर इन एनी रीजन वेयर यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके। अब यहाँ से अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो वेक्टर का साइन है उसको हटा देंगे, तो F इज इक्वल्स टू Q नॉट E, वेयर यहाँ से हम E से भी हटा दिए वेक्टर का साइन। इस तरह से आप निकाल सकते हो कोई फोर्स का। अगर आपको फोर्स निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो, तो क्या करेंगे, चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको फोर्स मिल जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फोर्स दिया हो, तो फोर्स को चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई भी दो चीज़ें हमें मालूम होंगी तो। अब यहाँ से कुछ चीज़ और देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या क्या है। सो देखिए इस वाले फॉर्मूला से यहाँ से क्लियर हो रहा है। फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज क्यू। ओके, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू न्यूटन पर कूलम। हम लोग थोड़े आने वाले अपकमिंग क्लासेस में ये भी चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक यूनिट और होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये चीज़ें यहाँ से हमें मालूम चल रही है, बट ये चीज़ हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं जब हम लोग पोटेंशियल वगैरह पढ़ लेंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं सेकेंड नंबर चीज़। अगर हम डायमेंशन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन निकालना हो, तो आप सभी लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT⁻²। मास इंटू एक्सीलरेशन, तो mLT के पावर -2। डिवाइड करना पड़ेगा हमको चार्ज के डायमेंशन से। तो चार्ज का डायमेंशन हम जनरली 80 लेते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, आ जाएगा आपका mLT⁻³ एंड A⁻⁻1। कभी कहीं पे ए के बदले में आई भी लिया होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। mLT के पावर -3 या A⁻⁻1 ये भी हो सकता है, या फिर I⁻⁻1 भी हो सकता है।
इसके बाद बात ये उठती है कि जब आप इस फॉर्मूले को देखते हो तो यहाँ से एक चीज़ मालूम चल रहा है, वो ये चीज़ मालूम चल रहा है कि जो फोर्स है वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, एफ वेक्टर इज पैरेलल टू ई वेक्टर। अब ये डिपेंड करेगा हमारे नेचर ऑफ चार्ज पे कि चार्ज का नेचर कैसा है। अब ये जो फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है, उसके अपोजिट में भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन दिया हुआ है, इधर की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रीजन में, और हमने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखा हुआ है। चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो जो फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बदले में कोई नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और ये माइनस साइन क्या दिखाता है कि फोर्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। जब कभी भी वेक्टर के टर्म में कोई इक्वेशन लिखा हो और नेगेटिव साइन आता है तो वह नेगेटिव साइन आपको दिखाएगा डायरेक्शन को। तो ये दिखाने वाला है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और जो इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो इस डायग्राम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि नेगेटिवली चार्ज बॉडी पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उस पर जो फोर्स हो रहा है वो इन दैट सेम डायरेक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं। हम लोग आने वाले धीरे धीरे अपकमिंग क्लासेस में 2-3 चीज़ और पढ़ेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को ही समझने का एक क्या है, फार्मूला कह लीजिए, वो चीज़ है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, उन चीज़ों को भी पढ़ेंगे। ये सब चीज़ बेसिकली डिफरेंट मेथड है सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का। कुछ समय और आने के बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, दिखा सकते हैं। चलिए फिर ठीक है, अगर हम बात किया जाए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टेस्ट चार्ज है, कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि टेस्ट चार्ज का क्या नेचर होना चाहिए। तो आपको हम बताए हैं कि टेस्ट चार्ज हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि हम जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ पे हम टेस्ट चार्ज को ला करके बैठाएंगे। तो टेस्ट चार्ज का नेचर ये होना चाहिए कि ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ इट शुड बी यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब यूनिट वर्ड हमने क्यों लगाया, यूनिट का सेंस ये होता है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो बहुत ही कम होनी चाहिए। मतलब 1 यूनिट बोल दोगे तो आसानी होगी। क्यों, यहाँ से देखो ध्यान से, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट की वैल्यू हम यूनिट कर देते, यूनिट मतलब 1, तो ये क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वही इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब टेस्ट चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट हो जाएंगे, फोर्स दोनों इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कहीं कहीं पे आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में वगैरह लिखा हुआ होगा कि बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका एक और चीज़ ये है कि इसका वैल्यू हम लोग यूनिट टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि इसकी वजह से इसके फील्ड में कोई डिस्टरबेंस ना हो। डिस्टरबेंस का क्या मतलब हुआ, देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया कि जो भी चार्जेज होंगे वो सारे चार्ज अपने विसिनिटी में, अपने आसपास में क्या करेंगे, अपना फील्ड क्रिएट करेंगे, और उस फील्ड की वजह से कोई दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स महसूस होगा। अब एक बात ध्यान से सोच के बताइएगा, अगर यहाँ पे चार्ज न हो कि कोई मकड़ी होती तो वो कोई मकड़ी खुद के जाल में कभी फंसती है क्या, नहीं ना फंसती है। वही चीज़ है कि जब ये कोई चार्ज जैसे कि सोर्स चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करेगा तो ध्यान रहे इस बात की कि उसके फील्ड के द्वारा खुद पे फोर्स नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा, अगर ये क्यू चार्ज यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहा है तो इस क्यू चार्ज की वजह से खुद पे कोई फोर्स महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज इसके फील्ड में आएगा तो क्या होगी, उसके ऊपर फोर्स महसूस होगा। मतलब अपने अलावा कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो उसके ऊपर अपना एक फोर्स महसूस होगा। और वो फोर्स कैसे महसूस होता है हमने आपको बताया। तो अगर ये वाला जो आपका टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे, सपोज करो इसकी मैग्नीट्यूड आपने बढ़ा दिया, बड़ा वैल्यू ले लेते हैं,
जैसे मान लीजिए कि ये मेरा क्लासरूम है जहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरी वैल्यू ज़्यादा है तो कोई दूसरा आएगा वो मेरा बात मानेगा। अगर मुझसे भी कोई हाईली रिप्रेजेंटेटिव पर्सन आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, मुझे यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे, या हो सकता है उनकी वजह से मेरा फील्ड में डिस्टर्बेंस आए। मान लेते मेरे पापा आ जाएंगे 1 मिनट के लिए तो क्या होगा, हम यहाँ से खड़े हो जाएंगे या फिर थोड़ा देर के लिए वीडियो स्टॉप कर देंगे, पहले उनकी प्रायोरिटी हो जाएगी। वही चीज़ है, तो यहाँ पे अगर कोई इससे बड़ा वैल्यू का चार्ज आ जाएगा तो उस चार्ज के द्वारा इस पर फोर्स महसूस होने लगेगा और इस पर इतना सिग्निफिकेंट फोर्स महसूस होने लगेगा कि ये इस प्लेस से डिस्प्लेस ना हो जाए, इस पर कहीं एक सिग्निफिकेंट फोर्स ना लगने लगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बड़ा वैल्यू का कोई चार्ज आ जाएगा और वो आकर के इसको यहाँ से डिस्प्लेस कर दे या इसके ऊपर बड़ा सा फोर्स लगा दे जिसकी वजह से इसका फील्ड क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो होता है ऐसा चीज़। अगर ऐसा हो जाएगा तब हम निकाल रहे थे उसके ऊपर, निकल जाएगा इसके ऊपर, है कि नहीं, वही चीज़ें हैं। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जो भी टेस्ट चार्ज लेंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी मिनिमम। तो टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इट शुड बी पॉजिटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी इट शुड बी मिनिमम, बिकॉज अदरवाइज इट विल डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। ओके जी, चलिए उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और हैं। पॉइंट्स ये हैं कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कोई चार्ज अपने आसपास में, वह इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए ये ट्रैवल करता है। आप लोग पढ़ेंगे बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे या फिर लाइट के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मालूम होगा कि लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक 2 टर्म से बन के बना हुआ है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और एक मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए लाइट का स्पीड का यूज़ करता है। लाइट का स्पीड का यूज़ करने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए बिल्कुल लाइट जितना टाइम लेता है उतना ही टाइम लेगा ये भी। और लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए इस स्पीड से ये ट्रैवल करेगा, मीन्स 1 सेकेंड में वो इतना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। बहुत ही ज़्यादा हाई है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो टाइम ज़रूर लगता है, भले ही ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगे, लेकिन लग तो रहा है ना, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लोग चीज़ देखेंगे कि क्या इस फील्ड को या फिर इस चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रैवल करते हैं या फिर डिस्प्लेस करते हैं तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या वेरिएशंस आने वाले हैं उनको देखते हैं। सब हम सपोज कर रहे हैं कि आप जो भी चीज़ें हैं इनको अच्छे से समझ रहे हैं। नोट्स की बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हम यहाँ पे आपको सिर्फ समझाए जा रहे हैं ना लिखवाए जा रहे हैं कुछ भी चीज़ें। नोट्स आपके व्हाट्सएप पे आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट निकलता है कैसे, ठीक है जी। चलिए तो पहले अभी समझेंगे 2-3 पॉइंट्स के बारे में कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे हम 2 सिनारियो बनाने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला केस और सेकेंड वाला केस में कुछ कुछ डिफरेंसेस होने वाले क्या है, सो देखिए। सपोज कीजिए ये चार्ज है आपका Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे क्या है, Q2 है। हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये सोर्स चार्ज है। क्या है, सोर्स चार्ज। अगर ये सोर्स चार्ज है तो क्या करेगा, ये अपने विसिनिटी में मतलब अपने आसपास में अपना फील्ड क्रिएट करेगा। अब फील्ड के लिए हम लोग सिर्फ डॉटेड लाइन दिखाते हैं, बाद में समझेंगे कि फील्ड का नेचर कैसा होता है, क्या होता है। अभी आप ये समझ लो कि अपने आसपास में कुछ ऐसा चीज़ होगा जिसकी वजह से कोई दूसरा चार्ज बॉडी आएगा तो उसको अपने ऊपर फोर्स महसूस होगा, ठीक है जी। चलिए अब ये जो चार्ज है अपने आसपास में क्या किया है, फील्ड क्रिएट करके रखे हुआ है। इसके फील्ड में ये Q2 चार्जेज आया तो Q2 चार्जेज क्या करेगा, अपने ऊपर एक फोर्स महसूस करेगा। जिस फोर्स के लिए मान लीजिए कि कोई फोर्स है, F फोर्स महसूस कर रहा है, ठीक है जी। नाउ आप क्या करो, Q1 को यहीं पे फिक्स रखो, मीन्स आप इस पे रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि हाँ जी आप यहाँ से कहीं भी मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो इसको क्या कर दिए, फिक्स्ड कर दीजिए कि हम क्या किए, Q1 को फिक्स कर दिए। एंड Q2 वाले जो चार्ज हैं इसको आप क्या करो, मूवमेंट कराओ। जैसे कि पहले Q2 यहाँ पे था इनिशियली, Q2 आपका यहाँ पे है,
और फाइनली Q2 को आप घुमा फिरा करके क्या करो, यहाँ पे पहुँचा दो, या मर्जी है तो कहीं भी पहुँचा दो आप, तो Q2 को आप यहाँ पे ले आओगे। तो बात ये उठती है कि जब हम Q2 को इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक लाएंगे तो क्या इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा या फिर इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने टाइम के बाद लगेगी? थोड़ा टाइम लगेगा या टाइम नहीं लगेगा? तो बातें ध्यान से समझिएगा। देखिए Q2 चाहे यहाँ रहे या फिर यहाँ रहे या फिर यहाँ पे रहे या फिर कहीं भी रहे, इस चीज़ से Q1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पे है। ठीक है जी। हाँ, वो जिस पॉइंट पे जाएगा उस पॉइंट पे बेसिकली क्या है, पोस्टर चिपका हुआ है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, और वो जहाँ पे भी जाएगा उसको वहाँ पर फोर्स महसूस होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होना शुरू हो जाएगा। इसके बीच में देयर इज़ नो एनी टाइम गैप, कोई भी टाइम गैप नहीं होगा। तो इसके केस में हम बोलेंगे देयर इज नो एनी टाइम डिले, बोल लीजिए टाइम डिले, इफ़ Q2 विल डिस्प्लेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। फाइनली अगर वो यहाँ से यहाँ पे आता है तो क्यों? क्योंकि सोर्स चार्ज ऑलरेडी हर जगह अपना फील्ड क्रिएट करके रखे हुआ है। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि ऐसा सिनारियो ना हो करके कुछ इस तरह का सिनारियो हो जहाँ पे हम Q2 को कर दिए क्या, फिक्स्ड। अब हम कर दे रहे हैं Q2 को फिक्स्ड, Q2 यहाँ से कहीं नहीं घूमेगा, वो यहीं पे फिक्स रहेगा। अब हम क्या करेंगे, Q1 को भले यहाँ से कहीं और डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब सोचिए कि जब Q1 यहाँ पे था, चूँकि ये मेरा क्या था, सोर्स चार्ज था, तो ये अपना हर जगह क्या किया होगा, फील्ड क्रिएट करके रखे हुआ होगा, है ना। अभी इसकी फील्ड है हर जगह, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो वैल्यूज़ होंगी, हमें अभी नहीं पता कि क्या वैल्यूज़ है। ठीक है, मान के चलते कि कुछ वैल्यूज़ होगा, वो हर जगह होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होना चाहिए Q2 के पॉइंट पे, बिल्कुल होगा। सपोज कीजिए कि जब हम Q1 को यहाँ से उठा करके और यहाँ पे आप ले आओगे, ये था आपका इनिशियल पोजीशन और ये वाला हो गया इसका फाइनल पोजीशन। जब आप उसको उठा करके यहाँ से यहाँ ले आओगे तो क्या होगा, उसका फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका हर जगह का अलग कुछ पोस्टर चिपकाया हुआ था, और यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आएगा तो अब ये दूरी अलग हो जाएगी, इससे हर चीज़ें अलग हो जाएंगी, क्योंकि ये है सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज को फिर से पोस्टर चिपकाना होगा। ये समझो अभी मेरे इंस्टीट्यूट यहाँ पे है, हम यहाँ से उठा के ले जाएंगे पटना में, सपोज करो अगले साल अगर हम चले गए पटना या फिर कहीं भी, तो क्या होगी, ये चीज़ें होने वाली है कि फिर मुझे वहाँ पे पोस्टर चिपकाना पड़ेगा कि किस जगह पे कहाँ पे क्या है। वही चीज़ है कि जब Q1 को यहाँ से उठा करके यहाँ पे लाओगे तो उसको फिर से अपना फील्ड क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वो टाइम बिल्कुल कितने से स्पीड से भागती है या किस वेलोसिटी से भागेगी, वो लाइट के वेलोसिटी से भागेगी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम लगेगा। क्या होगा यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि जब ये चार्जेस Q1 जो सोर्स चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पे आएगा Q1, उस टाइम पे Q2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा उसके बीच में क्या हो जाएगा, टाइम डिले हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे ये समझ लीजिए मेरे इंस्टीट्यूट यहीं पे है, आप अपना रूम कहीं भी चेंज करो, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें कि अपना यहाँ पे रूम रखो या फिर यहाँ पे रखो, पढ़ने तो यहीं पे आओगे, मेरा फील्ड अभी भी उतना ही है, लेकिन अब आपका रूम यहाँ पे है, अब हमारा इंस्टीट्यूट कहीं और चला गया, उस टाइम पे क्या होगा, महसूस होगा भाई, टाइम डिले ज़रूर होगा। सोचने लगोगे क्या जाना है नहीं जाना, अभी कोविड का सिनारियो आ गया है, अब सोच रहे हैं क्लासेस जाएँ या ना जाएँ, पता नहीं कोविड हो जाएगा, मैं भी टेंशन में हूँ, आप भी टेंशन में। वही चीज़ें ये ध्यान रखना है कि जब सोर्स चार्ज कहीं भी नहीं जाएगा, मूवमेंट नहीं होगी, उस टाइम पे देयर इज नो एनी टाइम गैप या फिर नो टाइम डिले। लेकिन अगर सोर्स चार्ज का मूवमेंट कहीं और हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या लगने वाला है, टाइम लगने वाला है, टाइम गैप होने वाला है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक चीज़ें, टर्मिनोलॉजीज इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के। एक टर्म और है जिसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको भी समझते हैं, अच्छे से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये ना बोर्ड वाले एग्जामिनेशन में खास करके पूछते रहता है कि हाँ क्या है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 नंबर का, कभी 1 नंबर का। अब देखो क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स के लिए किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इवन क्वालिटी का नोट्स मिलेगा। बस करना ये है कि जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं उनको तो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो बच्चे मुझसे पढ़ते नहीं हैं
उनको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, उनको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि प्रिंटेड फॉर्म में इसलिए नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा होता है कॉपीराइट चोरी चकारी का सीन है, इसलिए तो उनको हैंड रिटन फॉर्म में मिलेगा। बट उनके लिए उनको पहले व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और वो जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 8789397944। वो इस नंबर पे अगर कॉल करते इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे पहले व्हाट्सएप करेंगे और व्हाट्सएप के थ्रू अपना डिटेल्स देंगे, मेरा नाम ये, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद उनको आज की क्लासेस का, जिस क्लासेस का भी उनको चाहिए, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उनको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहले स्पेलिंग तो देख लिया जाए। सुपर पोजीशन, ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स में, कूलम्ब्स फोर्स में। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिकली ये है कि सपोज कीजिए कि ये एक चार्ज है जिसका मैंने नाम दिया हुआ है Q, और इसके आसपास में सराउंडिंग में देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सराउंडिंग ऑफ चार्ज Q। तो मान लीजिए यहाँ पे चार्ज है Q1, और यहाँ पे चार्ज है Q2, और यहाँ पे चार्ज है Q3, और यहाँ पे चार्ज है Qn। नंबर है बहुत सारा, इसलिए Qn मान लेते हैं डॉट डॉट करके। इस Q1 वाले चार्जेस को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि Q चार्ज के पीछे कौन कौन पड़ा है। सपोज कीजिए कि ये किसी की क्रश है, अब आप जानते ही हो क्रश में क्या होता है। इसको फर्क नहीं पड़ता है कि इसका और कौन कौन किसके साथ क्या लफड़ा चल रहा है, ये अभी भी उतना ही चाहेगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, जितना इसके रहने या ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये अभी भी अपने लाइन ज्वाइनिंग में क्या करेगा, फील्ड क्रिएट करेगा। सपोज कर लीजिए इसके द्वारा फील्ड है इधर की तरफ E1, क्या है ये E1। अब E1 को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर Q2 प्रेजेंट है, यहाँ पे Q3 प्रेजेंट है, यहाँ पे Qn प्रेजेंट है, ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे E1। उसी तरह से Q2 को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि Q2 के आसपास में Q1 है या Q3 है या फिर Qn है, ये इस वाले चार्ज पे अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा, और वो फील्ड होगा इसके लाइन ज्वाइनिंग में। इस वाले पर निकालना चाहेंगे तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो दूर होगा, रिपल्सिव टाइप का, और ये मान लेते हैं यहाँ पर E2। ठीक है जी। नाउ अगर हम Q3 की बात करेंगे तो Q3 वाला क्या करेगा, इसको भी सिमिलरली इसी की तरह फर्क नहीं पड़ता है कि इसके आसपास में और कौन कौन से चार्जेस है, ये अपने द्वारा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो समझ लीजिए इधर की तरफ। और इसी तरह जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस होंगे वो सब इसके ऊपर क्या करेंगे, अपना एक फील्ड क्रिएट करेंगे। और Qn के द्वारा मान लेते हैं कि कुछ इस तरह का फील्ड होगा इसके इधर की तरफ। ठीक है जी, जिसको हम यहाँ पर दिखा देते हैं En, और ये आपका है E2, ये है आपका E3, डॉट 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 जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे नंबर होंगे। अब क्या होगा, इन सभी को तो फर्क नहीं पड़ता है कि इनके आसपास में क्या है, लेकिन जो ये Q है इसको तो फर्क पड़ता है, जो उसकी क्रश है उसको तो फर्क पड़ता है कि इसके पीछे कौन कौन लड़का पड़ा हुआ है, वो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बेसिकली क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी, जैसे E वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर, En वेक्टर, तो जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हम बोलेंगे E नेट, वो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। तो यही चीज़, इसी को हम लोग बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग चाहेंगे तो इसको डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड obeys the principle of superposition. According to superposition principle, electric field at any general point, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम P दे देते हैं, at point P is equal to the vector sum of all the electric field produced by the charges which are in the surrounding of that charge। है कि नहीं? तो उसको मैथमेटिकली दिखा सकते हैं, and it is mathematically denoted as E net is equals to
E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, और आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। ये था आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात ये है कि जो भी आज की क्लासेज है इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल होगा, जो कि वीडियोज़ की लेंथ है वो हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 to 45 मिनट्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और फिर समझेंगे कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का थियोरेटिकल चीज़ देखा है। अगली क्लासेज में हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें दो मेथड होगा, एक होता है बाय कूलम्ब्स लॉ और सेकंड होता है बाय गॉस लॉ। तो जो गॉस लॉ है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट है, दैट इज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो पार्ट में बांटे थे ना, सेकंड जो पार्ट है वो है गॉस लॉ। तो पहले अभी हम लोग इस टाइम पे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड बाय कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल, फिर जब ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। कोशिश कर रहे हैं हम जितना हो सके आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो शूट किया जाए। अभी तक ट्रायल वीडियो चल रहा था, लेकिन हम ऐसा मान के चलते ये आपका फर्स्ट प्रॉपर वीडियोज़ हैं। आपको इसके बाद केमिस्ट्री की वीडियोज़ मिलेंगी, प्रॉपर नोट्स बनाइए। आपको जो भी नोट्स हैं वो सारे आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। बिल्कुल जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया, हर चीज़ एक एक पॉइंट जो मैंने बोला, हर एक पॉइंट आपके नोट्स में लिखे होने चाहिए। अभी आप वीडियो के थ्रू सिर्फ समझने का ट्राई करो कि क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।